हेलो। हाय, आवाज़ आ रही है भाई? हाय लल्ला। मचाएंगे हल्ला। ओ मेरे लल्ला, आवाज़ आ रही लल्ला? ओ। हाय अप्रीतम। हाय जेंडॉन। हाय रुद्र। वाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय प्रकाश। जय श्री राम, जय रजत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था फटाफट बता दो लल्ला। पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था मेरे लल्ला? मचाएंगे हल्ला। बताओ, जल्दी बताओ। सर, आप बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। ओह वाह, गजब। सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया था अप टू IUPAC ऑफिशियल। हाउ टू फाइंड ब्लॉक, यानी कि मेंडली पीरियोडिक टेबल होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक हो गया। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी थी डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ध्यान सुनना भाई। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे आइडन, मेरे CEO, कि एलिमेंट जो होते हैं ना, एक ग्रुप में इस तरह से रखे गए हैं कि, दोबारा बोलो, एलिमेंट एक ग्रुप में इस तरह से रखे गए हैं कि वो सेम प्रॉपर्टी शो करें। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ये दीज आर द सेम ग्रुप एलिमेंट, वो अपने ग्रुप के साथ साथ बगल वाले के साथ भी प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ कुछ। इसी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये आपको याद होना चाहिए कि लिथियम किसके साथ शो कर रहा है डायगोनल रिलेशनशिप? मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा है। बेरिलियम किसके साथ शो कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ कर रहा है। बोरोन किसके साथ कर रहा है? सिलिकॉन के साथ कर रहा है। ये आपको याद रहेगा। तो ये जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। तो पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं और किसके साथ करते हैं। तो बता फटाफट। लिथियम किसके साथ करेगा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन किसके साथ करेगा? सिलिकॉन के साथ। ठीक है हिमांशु। हाय मयंक। अब सवाल यह है कि क्यों करेगा। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है चार्ज डेंसिटी। कौन सी टर्मिनोलॉजी है? चार्ज डेंसिटी। हो मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला। ओ मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपन साइज। चार्ज डेंसिटी को फाई से भी बोलते हैं, या इसका एक नाम होता है आयनिक पोटेंशियल। चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको पाई से भी बताते हैं। ठीक है। और या फिर हम क्या बोलते हैं? बोलो।
चार डेंसिटी आयनिक पोटेंशियल, हाँ या ना? क्लियर हो गया? साइज किसका, केटायन का? ये जो होगा चार डेंसिटी। तो डायगोनल रिलेशनशिप वो शो करते हैं जिनका दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर चार्ज डेंसिटी या आयनिक पोटेंशियल, दोनों लिख सकते हैं ना? दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर आयनिक पोटेंशियल कैन शो डायगोनल रिलेशनशिप। बोलो। कैन यू रिपीट प्रिन इज, क्या डी ब्लॉक में आपने ग्राउंड नहीं बताया, ग्रुप? कैन शो में देखो, ये आगे वाले सिलिकॉन के साथ के बाद वाले नहीं जा रहे, इसलिए कैन वर्ड लिखते हैं अपन, ठीक है? तो चार डेंसिटी होती है, आपसे बस इतना सा पूछेगा, कर देंगे सब, हाँ या ना? बोलो। आ गया? चार डेंसिटी तक अगर कोई डाउट आएगा तो क्लियर कर लेंगे। चार डेंसिटी कुछ नहीं होती, चार्ज अपन साइज रेशो। पक्का? अरे बोल तो हाँ। चार डेंसिटी के बाद अगला आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, किसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। हम्म। पक्का? चार डेंसिटी में कंफ्यूज क्यों रहे, चार्ज और साइज। चार डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज और साइज। बेरिलियम और सोडियम नहीं करेगा, नहीं। आपको इस सिंपल देसी भाषा में बता दूं, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ये हम आगे पढ़ते रहेंगे। डेफिनेशन याद रखो और ये तीन एलिमेंट याद रखो कि ये शो करते हैं बस। और आपसे पूछेगा कि तीन एलिमेंट क्यों करते हैं, तो आप बोलना चार डेंसिटी सेम होती है इसलिए करते हैं, या आयनिक पोटेंशियल सेम होता है इसलिए करते हैं, बस। तो इससे ज़्यादा चार डेंसिटी कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती मत समझो, क्योंकि साइज अभी सबका हमें पता चलेगा आगे जब रेडियाई पढ़ेंगे। तो अभी ये टॉपिक आपके सही नहीं है, हाँ या ना? हरिओम मुझे ऐसा लगता है हरिओम आपको ब्लॉक करवाना है अपने आप को ना, है? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। चलें आगे बढ़े। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है, देखो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी के कहलाएंगे, हाँ या ना? बोलो, या थर्ड पीरियड के कहलाएंगे? बोलो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं।
एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस कभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती। नोबल गैस कभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती। हाँ है ना। नोबल गैस रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं हो सकती बताओ? क्योंकि नोबल गैस कभी भी रिएक्ट ही नहीं करती, तो वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि वो नोबल गैस अनरिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो नॉन रिएक्टिव होने की वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। अब अगर एक और सवाल पूछें, टिपिकल एलिमेंट किसे कहते हैं? अगला सवाल क्या है? टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट किसे कहते हैं पता है? थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो टिपिकल कहलाते हैं। टिपिकल एलिमेंट पूछे तो किसे कहेंगे? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को। जल्दी बोलो। थर्ड पीरियड एलिमेंट को। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये होता है जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही रखे गए थे। जब मेंडलीफ ने पहली बार टेबल बनाई थी तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से थे? एस और पी ब्लॉक के। डी और एफ के तो बहुत लेट खोजे गए थे, है ना। तो आर्यन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते थे टेबल को। तो टेबल को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे बताओ? रिप्रेजेंटेटिव समझ में आ गया? जो टेबल के अंदर सबसे पहले थे उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा था, क्योंकि वो प्रेजेंट कर रहे थे टेबल को, रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे सबसे पहले जो प्रतिनिधि कहते हैं ना उन्हें, वो। अब थर्ड पीरियड वाले जो थे, अच्छा नोबल गैस को नहीं कहा था क्योंकि नोबल गैस तो खोज ही नहीं गई थी। टिपिकल वर्ड क्यों कहते हैं सुनो जरा। जैसे अगर मान लो आप धोती कुर्ता तिलक लगा के आराम से वेशभूषा लेते हो तो आप क्या कहते हैं अपन आपको? टिपिकल इंडियन। ही इज अ टिपिकल इंडियन। हाँ है ना। तो टिपिकल, बोलो, टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड के इसलिए होंगे क्योंकि सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं वो तो दूसरे के साथ वेस्टर्न कल्चर भी अपना रहे हैं। ये देखो सेकंड पीरियड वाले तो इनके साथ भी शो कर रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये सेकंड पीरियड वाला इसके साथ जा रहा है, सेकंड पीरियड वाला इसके साथ जा रहा है, सेकंड वाला इसके साथ जा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि सेकंड पीरियड वाले डायगोनल रिलेशनशिप भी होते हैं, इसलिए उन्हें क्या नहीं कहा जाता बताओ? टिपिकल एलिमेंट। इसलिए थर्ड पीरियड से टिपिकल एलिमेंट चालू होता है। तो टिपिकल एलिमेंट याद होने चाहिए क्या होते हैं? थर्ड पीरियड वालों को टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट। अगला आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो टर्म है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बनी है। हाय, थैंक यू अमन। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है। तो यानी कि क्या डेफिनेशन होगी इसकी कि दोस, या सिंपल लिखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट
डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव पार्शियल डी सबशेल, पार्शली उनके पास डी सबशेल होना चाहिए इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं मान लो कॉपर की बात करूं, अब देखो कॉपर की सिचुएशन में कॉपर का एटॉमिक नंबर था 29, 1s2 2s2 2p6 था, 3s2 था, 3p6 था, 4s1 3d10 था। ये कॉपर का होता है, हाँ या ना? तो कॉपर के केस की बात कर लो तो 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 3 4s1 3d10 है, हाँ या ना? लेकिन अगर आप कॉपर को देखो तो कॉपर +1 भी शो करता है। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में देखूं तो कॉपर का डी भरा हुआ है, तो इस हिसाब से तो मुझे कॉपर को क्या कहना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन हमने कहा या तो ग्राउंड स्टेट या फिर 3d10 आ जाएगा +1 करते ही। और अगर कॉपर +2 हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 हो जाएगा। ये पार्शियल फील्ड हो गया, आप देखो अब ये फुल्ली फील्ड नहीं रहा। हाँ या ना? ये ना डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट और इन, ये रहा ना डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पार्शली फिल्ड हुआ कि नहीं हुआ ये कॉपर? हम्म जिंक की बात करो, अगर जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो नॉर्मली तो आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 cp6 4s2 3d10 आएगा। लेकिन जैसे ही आप जिंक +2 कर दोगे तो भी 3d10 ही आएगा। हाय मनीष। तो यानी कि जिंक जो है वो नॉर्मल में भी उसका डी पूरा भरा हुआ है, और जब उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हो तब भी डी पूरा भरा हुआ है। तो ये डी अगर पूरा भरा हुआ है तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिसका डी या तो नॉर्मल कंडीशन में ही खाली हो या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में खाली हो। जैसे कॉपर का नॉर्मल में तो भरा हुआ था, +1 भी शो करता है उसमें भरा हुआ, +2 में भी खाली हो गया, डी पार्शली फिल्ड हो गया। तो वो लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट विच है पार्शल डी सबशेल। अच्छा, पार्शल फिल्ड डी सबशेल था ये। पार्शल फील्ड डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आया क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी भरा हुआ है, तो जिंक और उसके नीचे अगर देखोगे तो कैडमियम और नीचे देखोगे तो Hg। तो यानी कि जिंक कैडमियम Hg तीनों, दोबारा बोलो, जिंक कैडमियम और Hg ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन। ये इंपॉर्टेंट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ग्राउंड स्टेट मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल लिखा जाता है जी। ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब जैसे अपन लिखते हैं ना किसी का भी, हाय प्रगति, हाउ आर यू, थैंक यू बेटा, सो स्वीट। ग्राउंड स्टेट इसे कहते हैं जब हम पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नॉर्मल। इसको लिख दिया। हाय मयंक, क्या हुआ बेटा? जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात है ना? नहीं 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 मयंक, हाउ कैन यू से लाइक दिस? हाय पृथ्वी, स्टेबल का मतलब +2 नहीं होता है।
स्टेबल का मतलब होता है जो शो कर सकता है वो। आपने डी ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया, अभी बता देते हैं विज्ञान। हाय सर, यू आर माय फेवरेट टीचर, ओ माय गॉड श्रेयांश, थैंक यू। डी ब्लॉक का भी बता देंगे, अभी ये सारे पढ़ लो फिर डी ब्लॉक का बता देंगे, ठीक है बेटा। खुश? हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो यश। हाय कुशलेंद्र, हाउ आर यू कुशलेंद्र, कैसे हो बेटा? हम्म। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? यमन, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये जो प्लस लिखा, इसी प्लस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर में कैसे आया ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि सुतांशु, ये हमने पहले पढ़ा दिया था और जनरल केमिस्ट्री के अंदर। तो आप जाके प्लीज़ वहाँ पर जनरल केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर देखें, वहाँ कॉपर और क्रोमियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था। लाल फूल नीला फूल बीजे सर ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड थैंक यू। आगे बढ़े। रिडक्शन स्टेट नहीं होती है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट नहीं कहते हैं हम, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी को कहा जाता है प्लस चार्जेस के ऊपर। क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है रिडक्शन स्टेट भी है क्या? बुक कब लेनी है? अरे मैं बताऊंगा, अभी पीरियोडिक कंप्लीट हो उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। पीरियोडिक कंप्लीट होने पर। क्लियर? आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आज आप मुझसे नाराज नहीं होंगे बिल्कुल भी। आज आप ये नहीं कह सकते कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। हम्म। सही है कि नहीं है? आप नाराज नहीं हो सकते। कोई डाउट? बोलो। अरे लल्ला बोल जल्दी, मचाएंगे हल्ला, अरे कोई डाउट है? हो गया? तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के अब सारे कंप्लीट हो गए आई होप। हम्म। क्लियर? आज विजय 2+ नहीं आएगा, नहीं। मना करके आया हूँ मैंने बोला आना मैं मेरी क्लास में, मेरे बच्चों का जो है, किसी तरह से कुछ बोल दिया तो निपटा दूंगा मैं, आज मैं धमकी दे दी उसको। विपिन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चार्ज क्या होता है, अगर ये सब नहीं आता तो हम केमिकल बॉन्डिंग में आएगा टॉपिक, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप वहाँ पर आप कोई परेशान मत हो। पहला डाउट, जिसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता वो जाकर के जनरल केमिस्ट्री पढ़े, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है। दूसरा डाउट, जिसको एक्साइटेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट नहीं पता वो वहाँ जाए, वहाँ सिखाइए। यहाँ सिर्फ क्या सिखा रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपने सीख लिया आई होप। जिंक कैडमियम एच जी, बस एक लाइन याद करनी है आपको, क्या याद करनी है बताओ? जिंक कैडमियम एच जी। क्लियर? क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो जिंक कैडमियम एच जी आपके नहीं होते। अब आता है एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बता सकता है कोई कौन होता है? आप में से कोई बता सकता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? चलो बोलो।
तो बहुत आसान था, एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक टर्म और आती है, ट्रांस यूरेनिक चलो बताओ, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। नई एनसीईआरटी लें या ओल्ड वाली? मेरे हिसाब से नई वाली लो तो ज़्यादा बेटर है, और पुरानी अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होता है बता। एक्टिनाइट्स को? नहीं नहीं नहीं, एक्टिनाइट्स को नहीं लल्ला, इतना आसान नहीं है लल्ला। ओ माय गॉड, थैंक यू कुंदन। आपको पता है ये 90 होता है, 91, 92, यानी कि 90, 91, 92। आफ्टर 92 नेपच्यूनियम होता है ना, नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम से लेके लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। आफ्टर 92 यानी कि आफ्टर यूरेनियम। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। आफ्टर 92 क्या कहलाएंगे ये? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और एक मजेदार बात बताओ क्या होती है, ये जो तीन होते हैं ना, ये तीन, ये आपका नेचुरल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। और ये जो है आफ्टर, ये सिंथेटिक मैन मेड। या मैन मेड एलिमेंट। सिंथेटिक या मैन मेड एलिमेंट। सर नोट्स बनाए या शीट और एनसीईआरटी कर लें बस, आप जैसा चाहें अभी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ तक तो चलो नोट्स शीट में सब लिखा है, लेकिन रेडियाई जब मैं पढ़ाऊँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो आप नोट्स बना लें वहाँ से, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से सवाल आते हैं लल्ला, है ना, अच्छे अच्छे। सर बुक हिंदी लें या इंग्लिश? इंग्लिश लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि हम इंग्लिश वाला ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। आगे बढ़े, और कोई डाउट? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 104 से 118 को डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। डी ब्लॉक सचिन, वो नहीं होते ट्रांस यूरेनिक, ठीक है। 92 से पहले रेडियो एक्टिव लिखा तो है, नेचुरल रेडियो एक्टिव। नेचुरल, ये सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मेन मेड रेडियो एक्टिव, और ये नेचुरल मतलब भगवान ने बनाए वो रेडियो एक्टिव, लिखा तो है। जेई का सिलेबस क्या है? जेई में बेटा कुछ नहीं होता, 11th और 12th दोनों पढ़नी पड़ती है, और 11th और 12th को मिला के जो सिलेबस है उसे जेई का सिलेबस कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, और कोई डाउट? 103 के आगे हमने कहा था 104 से लेके 118 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक। दीवार पे आपकी पिक लगाई, ओ माय गॉड रजत, थैंक यू। सर आप ही हमारे भगवान है आईओसी की, ओ माय गॉड श्रेयांश, थैंक यू। ट्रांस यूरेनिक, बिल्कुल, हाय दीक्षा, हाउ आर यू, वाओ गुड टू सी यू, यस। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं। ये आ गया। अब आए हैं ब्रिज्ड एलिमेंट।
ब्रिज्ड एलिमेंट किसे कहते हैं? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड ब्रिज्ड एलिमेंट। क्लियर? अब कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे अगर बचपन में आपने सुना हो, जैसे सोडियम, सोडियम होता है 3s1। उसके बाद अगर पोटेशियम देखोगे तो 4s1 आएगा। कॉपर देखोगे तो भी लास्ट में 4s1 आएगा। ऐसा नहीं लग रहा है ब्रिज हो गया है? मैग्नीशियम का देखो आप तो 3s2 आएगा। मैग्नीशियम के बाद आप देखो पोटेशियम के बाद किसका नंबर आता है? पोटेशियम 19, 20, कैल्शियम, ये 4s2 हो गया। इसके बाद कॉपर के बाद क्या आता है? जिंक, ये आपका 4s2 हो गया। तो इस तरह से जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं वो इन दोनों के लिए एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए थर्ड पीरियड वालों को ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। दोबारा बोलो। है ना? ब्रिज्ड एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट भी हैं, ब्रिज एलिमेंट भी हैं। ठीक है, हाँ। बिल्कुल, यू आर सो एलिमेंट, इसको तो टिपिकल भी बोलते हैं, हाँ, और ब्रिज्ड भी बोलते हैं। तो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट आर कॉल्ड ब्रिज्ड एलिमेंट, थर्ड पीरियड वाले कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। एस ब्लॉक पी ब्लॉक कॉल्ड का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एच जी। क्लियर? टिपिकल और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, दो नाम है ना, जैसे एक नाम आपका आशीष होता है और एक नाम आपका नाम होता है राजू। तो घर वाले तो बोलते हैं ए राजू इधर आ, पोछा लगा। और स्कूल में क्या बोलते हैं? राजू बेटा इधर आओ, होमवर्क नहीं किया आज आपने। तो वहाँ राजू थोड़ी बोलते हैं, वहाँ तो बोलते हैं, है ना, रुद्रा आप आओ बेटा, आपने होमवर्क नहीं किया, ऐसे। क्लियर? तो दो दो नाम हो जाते हैं ऐसे कभी कभी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो। आप गुस्सा करते हो तो क्यूट लगते हो, माय गॉड, सो थैंक यू। आप फुल फोर्स से कब पढ़ाओगे? ये क्या कम फोर्स हो रही है क्या? अबे 11th में जितनी फोर्स है ना, ये उतनी बहुत ज़्यादा है। फुल फोर्स क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसको कहते हैं नेतागिरी। वापस चालू हो गया ये। ठीक है, ये सारे की टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आ रहे हैं अपन ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन इन डी ब्लॉक। कैसे निकालेंगे ब्लॉक? पीरियड एंड ग्रुप तीनों निकाल लें। तीन तरह के क्वेश्चंस करने हैं अब अपन को इसमें। कौन कौन से करने हैं जल्दी बताओ? ग्रुप, ब्लॉक, और तीसरा डी ब्लॉक। सबसे पहले देखो, जैसे एफ ई का कहा, अब आपको इसका ग्रुप निकालना था और पीरियड। तो सबसे पहले एफ ई का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6। जल्दी बताओ कौन होगा, कौन पीरियड क्या होगा इसका? पीरियड। तो पीरियड के लिए कल बताया था हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो होती है वो पीरियड कहलाती है। तो इसकी हाईएस्ट क्वांटम नंबर कौन सी है?
हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या है? 4। अब आई ग्रुप की बात। ग्रुप कैसे निकालें इसका बताओ, आप बताओ। ग्रुप 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 ग्रुप। हेलो ग्रुप ग्रुप। ग्रुप वाले भैया, जल्दी बता। देख भाई, ग्रुप अगर निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? आसान। वो होता है नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला उसने? नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इनके एन माइनस वन डी और इनको जोड़ो तो यही आएंगे। तो नंबर ऑफ एन एस तो दो हो गए, और इसके कितने हो गए? 6। तो कितना हो गया? 8। एट्थ ग्रुप हो गया इसका। और एट्थ ग्रुप को अगर याद हो तो एट्थ भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि एट्थ ग्रुप किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था मेंडलीफ के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसका ग्रुप निकाल सकते हो। और अगर आप ग्रुप के बाद पीरियड हो गया, ब्लॉक निकालना है, तो ब्लॉक तो आपको पता ही चल गया कि लास्ट डी में जाएगा, तो डी में करना है। ठीक है। अब मेरे को स्कैंडियम का निकाल के बताओ। स्कैंडियम का ग्रुप निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। थर्ड। कैसे पता लगा आपको? आपने जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो आप देखो यहाँ पे 4s2 3d1 है। तो क्या हुआ? 4s2 3d1 में सब इनको ऐड कर दो, दो और एक तीन, तो तीन थर्ड ग्रुप का हो गया, डी ब्लॉक का हो गया, फोर्थ पीरियड का हो गया। आया ना? आई होप आप सीख रहे हैं ना, डी ब्लॉक का भी निकालना अब। सीख रहे हैं ना? सीख गए ना? लल्ला। ओ, वेरी गुड। एन माइनस वन क्यों लिखा? देखो, ये फोर्थ अगर है तो ये एक कम आएगा 3d। तो अगर ये एन एस है तो इसको लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। तो ये 4s और ये 3d, तो एक कम आ गया ना, एन माइनस वन। क्लियर? आगे बढ़े। एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को समझना पड़ेगा आपको। जब हम लिखते हैं डी ब्लॉक, ये स्कूटर यामा लाओ एसी, तिजोरी हाफ क्यों, तो आपको याद होना चाहिए कि लेंथेनम 57 है, 72 है, ये एक्टिनम 89 है, और ये 104 है। आपको अगर याद हो तो ये थर्ड बी था या थर्ड था? आपको दिख रहा हो ये थर्ड बी था और थर्ड था। तो ये लेंथेनम
सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71, ये पूरा एफ ब्लॉक है। ये पूरा का पूरा क्या है? एफ ब्लॉक। दिमाग की बत्ती जली अब। अगर ये एफ ब्लॉक है तो ये एफ ब्लॉक कहाँ है? थर्ड बी में या थर्ड में सीधा। तो अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 आता है तो सीधा का सीधा कहाँ जाएगा? वो थर्ड बी और एफ ब्लॉक में। 90 से लेके 103 लोरेंशियम आता है तो थर्ड बी और एफ ब्लॉक में। लेकिन जब ये देखो यहाँ पर 104 आता है, ये 105 आता है, तो ये डी ब्लॉक ही तो होगा। 118 तक पी ब्लॉक तक जाएंगे। तो यानी कि 104 से लेके, जल्दी बोलो, 104 से लेके, ट्रिक टू लर्न एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे हम अगले साल बेटा। इस साल अपन एफ ब्लॉक की ट्रिक नहीं है ना, इसलिए अपन ने नहीं बताई है। हाँ, अगले बार। 104 से लेकर के 112 तक डी ब्लॉक है। ये डी ब्लॉक रहेगा। अब इनका ग्रुप, ऋषभ यू कैन रिमूव योर सेल्फ, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आप सीखने आए हो, आप सीखो, सिखाओ मत। है ना? क्या हो रहा है कि ये चीज़ें इतनी सीरियस हैं, इतनी आराम से पढ़ानी पड़ती है, धीरे धीरे पढ़ानी पड़ती है, जिसका कोई लॉजिक, यहाँ जबरदस्ती नहीं चिल्ला सकते। हर एक बॉल पे सिक्स नहीं पड़ता है। कुछ बॉलों को धीरे धीरे आराम से छोड़ के रिलैक्स होके पढ़ाया है। ठीक है ना ऋषभ? हाँ, यू कैन गो। यू आर सो enthusiastic, energetic, motivated, topper, AIR1. You can remove now, immediately. Why are you wasting your time? ठीक है ऋषभ? ए ऋषभ, ऋषभ, बाय बाय, टाटा। अब 104 से लेकर 112 की बात करें तो कौन सा ग्रुप? तो यहाँ ध्यान रखना, ये इनमें क्या होता है, जब 104 से चालू करते हैं तो 104 में इन दोनों को देखो आप, ये जो जो दिखाई देगा वही ग्रुप होगा। तो यानी कि यहाँ अगर आपको देखोगे तो 04, 4, वहां देखोगे 112 तो 12वें नंबर का ग्रुप। समझ गए? 117 है तो 17वें नंबर का है, यानी हेलोजन। ये जिंक फैमिली है, 12वां नंबर। समझ रहे बात को? टेंटेलम के बाद डीबी आएगा। ये पिछली क्लास में एब्सेंट था कृष्णा, मुझे लग रहा है। कृष्णा, ये सारी कहानी मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन की थी, तो याद रहेगा। ये 104 से 112 डी ब्लॉक हो गया। 113 से चलेंगे तो बोलो। रुद्र कह रहा है कि आप रोस्ट मस्त करते हो। अरे वाह रे लल्ला, मचाएंगे हल्ला। देख बेटा, एक बात जिंदगी में याद रखना, सोना होता है ना, सोना वो आग में तप के कुंदन बनता है। इसी तरह से तुम जो अभी सीख रहे हो ना, उसी से आप कुंदन बनोगे। तो ये सब चीजें आपको सिखानी पड़ती है। नेतागिरी से दूर। ये पता है क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं हर बॉल पे सिक्स पड़ता है। नहीं, जिस टॉपिक में जहां पर स्लो, रिलैक्स, कूल, धीरे धीरे, आराम से, ढंग से दिमाग में बिठा बिठा के पढ़ाना पड़ता है। ये उस पर भी बोलते हैं कि आराम से चिल्लो चिल्लो के पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट कॉल्ड लेजीनेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, स्लो स्ट्रैटेजी। माइंड में बिठाने के लिए है ये सब कुछ। आपके माइंड में जाना इम्पोर्टेंट है। सर आप गुस्सा करते हैं तो अच्छा लगता है। ओह सो स्वीट। अगली बार से आप ही को करूँगा ऋषभ। मैंने आपकी स्पेलिंग और फॉन्ट देख लिया, जो दूसरे ऋषभ हैं उनमें और आपके स्पेलिंग और फॉन्ट में अंतर है। अब मैं समझ गया कि अब मैं आपको डांट सकता हूँ। ठीक है? और यहाँ पर मैंने अब आपका कोड भी पढ़ लिया ऋषभ। ठीक है, 35673। अब ऋषभ का कोड भी मेरे पास आ गया, 35673। तो कौन से ऋषभ ने बोला था ये मुझे पता चल जाएगा। यही आईटी बेटा। ठीक है ऋषभ, अब मैंने आपका आईडी कोड भी पढ़ लिया। अब आपको पता लग गया। चले आगे बढ़े। हाँ,
क्लियर? ये सारे सवाल अगर आप कर लें तो आप फोड़ देंगे। जतिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा स्कूल लेना चाहते हैं, या आपकी चॉइस स्कूल के बात करके, आपके घर के एटमॉस्फेयर से, इन सब से बात करोगे तब पता चलेगा। पक्का? शुरू करें? तो ये सारे सवाल अब आप आराम से कर दोगे। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया कि ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ध्यान से सुनना। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका पीरियड कैसे देखते हैं पता लग गया। पीरियड देखने के बाद आपको ये पता लग गया कि ग्रुप कैसे देखते हैं। ठीक है ना? अब सुनो, हमने सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली जितनी भी नॉर्मल थी, कि टिपिकल एलिमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, थर्ड पीरियड क्या होता है, ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, सारी पढ़ ली। ठीक है ना? इसके बाद हम सब कुछ पढ़ चुके। अब कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे फर्स्ट ये जो दिखे थे ना अपन ने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको एक नाम दिया था, याद होता, अल्कली मेटल्स। ये जो होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये जो होता है, इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी अब याद रखनी है आपको, कि जो फर्स्ट ए होते हैं उन्हें एल्कली, सेकंड ए होते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये सबको पता था क्या? सर मेरी दीदी आपसे पढ़ी है और अब वो आईआईटी बीएचयू में है। अरे वाह, थैंक यू। वाह, थैंक यू यश। ये सवाल आपसे पूछेगा अब कि एल्कली मेटल कहते हैं, इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसमें बेरिलियम ऐसा है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। सवाल पूछेगा क्यों नहीं है भाई? इट इज अ वैलिड क्वेश्चन। क्यों नहीं है बताओ? बेरिलियम इसलिए नहीं है क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। बताया तो था, ये नमूना ही है क्या हिमांशु? 113 से 118 की ग्रुप कैसे चेक करेंगे? जो दो नंबर दिख रहे हैं लास्ट के वही ग्रुप है। 113 का ग्रुप क्या बोलेगा तू? 13वां। 114 का ग्रुप 14, 115 का 15, 116 16, 117 17, 118 18। क्या कर रहा है? अभी तो बताया कि ये दो जो होते हैं ना, ये ये दो नंबर जो होते हैं यही ग्रुप होते हैं इनके। ठीक है? 104 से जब काउंटिंग होती है 118 की। अब इधर देखो, तो ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या है बताओ? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है? अब आती है बोरॉन फैमिली। इसका कुछ भी नाम नहीं है, बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ये कौन सी फैमिली है? बोरॉन फैमिली। ये कौन सी है? कार्बन फैमिली। इसका नाम है निकोजन फैमिली। कोई बताएगा निकोजन फैमिली क्यों कहते हैं इसको?
चॉकिंग, यहां पर जो है चॉकिंग स्मेल होती है, चॉक कर देते हैं apparatus को ये, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निकोजेंस। समझ गए? अब देखो इधर अगला, कार्बन के बाद कौन सी है? इसको क्या कहता है, चेल्कोजन फैमिली। चेल्कोजन फैमिली क्यों कहते हैं ये बताओ? चेल्कोजन फैमिली होती है ओर फॉर्मिंग फैमिली। चेल्कोजन फैमिली क्या होती है, ओर फॉर्मिंग फैमिली। चेल्कोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन भी, ये हेलोजन फैमिली कहलाती है। और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये आपके क्या कहलाएगी, नोबल गैस। क्या कहलाएगी, नोबल गैस। क्लियर? ये आपको सारी टर्मिनोलॉजी नाम के साथ पता होनी चाहिए। हो गया याद? हेलोजेंस को हेलोजेंस भी बोलते हैं, हाँ सही है। नाइट्रोजन को निकोजेंस बोलते हैं। एक बच्चा कह रहा है निकोजेंस क्यों बोलते हैं बताओ? बिकॉज दे आर पॉइजनस एंड चॉकिंग नेचर। क्या लिखोगे, दे आर, जगह नहीं, पॉइजनस एंड चॉकिंग। निकोजन का मतलब जिसने पूछा था, ये क्या नाम था इसका, राग। समझ में आया बेटा? ठीक है, पॉइजनस एंड चॉकिंग। और ये निकोजिन का मतलब ही होता है टू चॉक। ठीक है, टू चॉक। चॉकिंग का मतलब कौन बताएगा? ये भी डाउट है, वेरी गुड। चॉकिंग का मतलब बताओ इसको। हम्म। बोलो, चॉकिंग का मतलब नहीं पता? दम घुटना भाई, दम घुट, पॉइजनस है जहर, जब पॉइजन जाएगा तो दम नहीं घुटता, सांस नहीं आएगी। चॉकिंग का मतलब है क्या, दम घुटना, यानी कि बोलो ब्रीथिंग के लिए अनकंफर्टेबल कर देना, दिस इज कॉल्ड चॉकिंग। तो नाइट्रोजन की गैस, ये जो फैमिली है, इसीलिए पॉइजनस है। टू चॉक मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, दम घुटने लगता है।
ठीक है, चॉकिंग का मतलब समझ में ठीक है ना। CHO, हाँ, चॉकिंग की स्पेलिंग नहीं पता क्या आपको? CHO, बोलो। कोई एक लिख रहा है वो चॉकिंग होता है। चॉकिंग नहीं बोल रहा मैं, CHOKING बोल रहा हूँ। चॉकिंग, दम घुटना। क्लियर? चॉकिंग मतलब दम घुटना। हो गया भाई। ये सारी टर्मिनोलॉजी है, ये पता होना चाहिए। ये पाप है पुराने जो आपको होने चाहिए थे याद। कौन से पाप? जो 9th और 10th में था। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब जो आने वाला है वो बहुत इजी गोइंग होगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोला मैंने, बताओ? हम्म। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लल्ला। चैल्कोजन रिपीट कर दो। चैल्कोजन बचपन में पढ़ा होगा आपने। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन फैमिली कहते हैं। और फॉर्मिंग फैमिली, और फॉर्मिंग फैमिली। ओर्स नहीं पता आपको? और वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जमीन में। हाँ है ना। रेडियो एक्टिव फैमिली नहीं होती, रेडियो एक्टिव बताया था ना उसमें होते हैं। हाँ, ये सब इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, IIT देने जाओगे, तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, तो वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस आएंगी। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, तो टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। और नहीं पढ़ा आपने? जैसे बचपन में पढ़ा होगा ये PBS, गैलेना, तो सल्फर आ गया देखो यहाँ पे। FeCO3 सीडेराइड, ये आ गया देखो यहाँ पे। तो ये था वो। और फॉर्मिंग फैमिली, ठीक है। हेलोजेंस का मतलब क्या होता है बताओ? क्यों इन्हें हेलोजन कहा जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्यों इन्हें हेलोजन कहा जाएगा? जल्दी बताओ। वाई 17th ग्रुप कॉल्ड हेलोजेंस? बोलो। नहीं, बिकॉज दे ऑल फॉर्म सिमिलर प्रोडक्ट विथ सोडियम। मतलब सेम प्रॉपर्टी वाला जो है प्रोडक्ट फॉर्म करेगी सोडियम सॉल्ट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। दे ऑल प्रोड्यूस सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट बनाती है ये, ठीक है। जैसे अगर हम बात करूँ तो जो सोडियम का सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका नाम है हेलाइट। तो हेलाइट बनाने वालों को हेलोजन कहा जाता है। समझ रहे बात को? हेलाइट ये बनाने वालों को ही क्या कहा जाता है? हेलोजन्स। यानी कि दे फॉर्म सिमिलर sodium salts, produce sodium salts of similar properties. They produce, बोलो, sodium salts of similar properties. क्लियर? आ गया समझ में? अब तो आप शुरू करते हैं हम। ये आपका जनरल केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक की बात खत्म हुई। अब पीरियोडिक के बाद आता है सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, दोबारा से बोलना। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक बच्चा लिख रहा है रेडियो एक्टिव। बेटा कुछ नहीं होता, ऐसे एलिमेंट जिन्हें रखने पर उनके न्यूक्लियस से डिके होता है। न्यूक्लियस जो है वो कुछ पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली निकालता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? बोलो, रेडियो एक्टिव। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, डिके होता रहता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है। अब इधर आ जाओ फटाफट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप शीट में से
शीट प्लस एनसीईआरटी में से आप पूरा पढ़कर आएंगे। शीट और एनसीईआरटी में पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पहले पहले का पढ़कर आएंगे। हाँ अशफ, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चार होती हैं हमारे पास। पहला होता है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको शॉर्ट में ईए बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में ईजी बोलते हैं। इसको आयनाइजेशन एनर्जी। चौथी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है उसे कहते हैं ई एन। वाई? हाई गुरलीन, कैन यू लीव अर्ली टुडे? वाई आई लीव अर्ली टुडे? वाई? अभी तो 11th में, अभी से जल्दी छुट्टी की आदत डल जाएगी तो आगे आईआईटी कैसे हो पाएगी? धीरे धीरे अगर आपका मन पढ़ाई से दूर चला जाएगा तो सिलेक्शन तो सपने में भी नजर नहीं आएगा। क्या तुम दे? चार्ज डेंसिटी तो उसका फाई साइन था, और एक नाम और होता है आयनिक पोटेंशियल में आईपी। दो दो नाम अलग अलग हो सकते हैं ना बेटा, इसलिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। योर फोन बैटरी लो, तो भाई चार्जर लो। एक बच्चा कह रहा माई फोन बैटरी लो, अरे योर फोन बैटरी लो तो चार्जर लो। समझ गए? आगे बढ़े। नो राज, नहीं, बस अब नहीं। अब मत लिखना कि जल्दी छोड़ दो प्लीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंबल लिखा ना, ई ए, लिख दिया। पूर्ण नेम ये लिखा हुआ बेटा, ई ए। हो गया? चलो, अब आएगा पहला एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या बोला उसने, बताओ? डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका, बोलो, डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका अगर देखें तो क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियाई। कोई डाउट? तो डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल, आउट शेल लिख दिया मैंने, सॉरी। डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख रहे ध्यान से, कि वी कैन नॉट measure atomic radii because atom does not have certain boundary. Atom does not have a certain boundary. Atom does not have certain boundary. इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको। क्या हुआ कि हमें जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट तक जा सकती है ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका मतलब उसकी कोई सर्टेन बाउंड्री नहीं है। तो आप रेडियम मापोगे कैसे? यहां से क्या इनफाइनाइट तक जाओगे कि आप फीता लेके? नहीं जा सकते। तो एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकती, बिकॉज सर्टेन बाउंड्री ही नहीं है। इसलिए एटम जिस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, उसी फॉर्म में उसका क्या निकाल लिया अपन ने? बोलो। इसलिए एटम जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म में उसकी रेडियस निकाली जाती है। क्या बोला जल्दी बताओ? इसलिए एटम जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म में उसकी रेडियस निकाली जाती है, और वो होती है क्या? क्या सुनना जरा, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहली आएगी कोवेलेंट रेडियस, दूसरी आएगी मेटेलिक रेडियस, तीसरी आएगी, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात करें तो पहला आएगा कोवेलेंट रेडियस, दूसरा आएगा मेटेलिक रेडियस, तीसरा आएगा आपको आयनिक रेडियस, और चौथा आएगा इसका वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस, चार तरह की रेडियस है मेरे दोस्त। हो गया? तो आप क्या समझ में आया? चार तरह की हमें एटॉमिक रेडियस पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से पहली आएगी कोवेलेंट रेडियस। कोई डाउट किसी को लिखना हो तो लिख लो फटाफट, बोलो। हाँ बिल्कुल। तो पहली रेडियस कौन सी पढ़ रहे हैं हम?
हाँ, नोट्स बनाओ बिल्कुल। वांडर वाल ही सही है, वो गलत बेटा, ये सही है, हाँ राज। VAAL, VAAL, डबल एल है ना, डबल ए। पहली पढ़ रहे हैं आप, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई की खास बात ये होती है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता कैसे है। देखो, जब एक एटम दूसरे एटम के पास आता है, तो पास आके एक कॉमन एरिया बना लेता है ऐसे। तो जब एक एटम दूसरे एटम के पास आके कॉमन एरिया बना लेता है, तो उसे कहते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा ये? वांडरवाल एक साइंटिस्ट का नाम है, आयुष, और उसने एक रेडियाई खोजी थी, तो इसलिए नाम पड़ गया वांडरवाल रेडियाई। वांडरवाल फोर्स भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अगले साल 12th क्लास में। एटॉमिक रेडियाई और रेडियाई सेम होती है, यस, बिल्कुल। तो क्या हुआ, पहले कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? जब दो एटम एक दूसरे के पास आके इस तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो? जो दो सेम एटम से मिलकर बना है, ए और ए। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये आपका देखो पूरा का पूरा डिस्टेंस है DAA। क्या है ये? DAA, इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी को बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं। अगर ये आपके आधा कर दिया इसको, तो ऐसे नहीं बोल सकते रेडियस आधा है। ये भी यहां से देखोगे तो रेडियस आधा। तो DAA बराबर क्या हो गया? RA+RA, यानी कि DAA बराबर क्या हो गया? 2RA। और RA अगर निकालना है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा, A/2 कर दो। तो RA बराबर क्या आ जाएगा आपका? DAA/2। सेकंड वाला मुझे पता लग गया, वो हिट्रो के लिए होगा, बिल्कुल सही यार, गजब। अरे अशफ, गजब इंटेलिजेंट है तू तो यार। सर क्लास इज वेरी लेगिंग, क्या बोल रहे हैं? तो आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं इसके बारे में, तो बता देंगे? क्वेश्चन है, फाइंड द RCL मतलब रेडियस ऑफ CL, इफ DCl इज 1.98 एंगस्ट्रॉम। चलो बताओ।
.99। अपने आप आंसर समझ में आ रहे हैं, देखो बहुत इजी इजी चल रहा है सब कुछ। ये बहुत इजी है। अरे थ्री में बीजी है नहीं है? बहुत इजी है, थ्री जी में बीजी है। हेट्रो। ये हो गया होमो। प्रीवियस स्लाइड ये लो। हो गया। अब आया हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनाओ, यानी ये ए है ये बी है। डी ए बी बराबर अब ये आएगा आर बी माइनस 0.09 डेल एक्स एंगस्ट्रॉन्ग में, जहां पर डेल्टा एक्स का मतलब होगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो फॉर्मूला था, शूमेकर एंड स्टीवेंसन ने बताया था। शूमेकर और स्टीवेंसन ने बताया था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये डेल्टा एक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये क्या है? क्या डाउट है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये क्या है? ये 0.09 क्यों है उसका रीजन हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ई एन का मतलब समझ लो आप। ई एन का मतलब क्या होता है? अभी शॉर्ट में लिखा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट में आज के बाद ई एन लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ई एन क्या होती है पहले इसको समझते हैं साइड में। देखो हम बाद में पढ़ेंगे इसको, है ना? अभी तो मैं छोटा सा बताता हूँ कि जब दो एटम एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
क्या बोला मैंने? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हल्का सा शिफ्ट हुआ है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है अगर ये, तो मैं क्या बोल देता फिर? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती। तो कोई भी एक एलिमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और क्लोरीन। 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 3। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन कि जब ये दो एटम अलग अलग होंगे तो इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि वहां नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन आएगा नहीं आएगा? अगर ये अट्रैक्शन आएगा तो बॉन्ड लेंथ ये कम होगी कि नहीं होगी? अट्रैक्शन आएगा तो ये कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी। तो ये कम जो हो रही है, ये वैल्यू कम कितनी होगी? साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके वैल्यू लिखी 0.09। नहीं आया समझ में? साइंटिस्ट ने लिखी है कि वैल्यू कम होकर के 0.09 आएगा। साइंटिस्ट ने लिखी है ना भाई, कम होके कि 0.09। और डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा ये। क्योंकि जब अलग अलग एटम होंगे तो एक प्रॉपर्टी और आएगी जिसका नाम होगा रेडियस की यूनिट क्या होती है। अभी सुनने के मूड में हो क्या प्रकाश? लिखा तो है एंगल, मैं बात कर रहा हूं ना। क्या लिखा है बेटा? ये एंगस्ट्रॉन्ग होती है ना बेटा? ये माइनस है ना? हम्म, माइनस माइनस है ना बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो, कोई डाउट? आदित्य समझने की कोशिश करो, बड़े हो जाओ बेटा, है ना? नहीं तो क्या होगा, ऐसे बचपन में छोटे से रह जाओगे। बिल्कुल ऐसे फील लेने की जरूरत थी कि अगर आर ए और आर प्लस को जोड़ देते तो ये आ जाता, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू कम कर रहे हो तब जाके ये आ रही है ना। तो कम क्यों हो रहा है वो समझने के लिए आपने देखा कि अलग अलग एलिमेंट अगर होंगे तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कोई एक एलिमेंट, तो नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आने से इन दोनों के बीच में क्या आएगा? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन अगर आएगा आर्यन, तो अट्रैक्शन आते ही लेंथ क्या हो जाएगी? कम। इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है कोई भी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, बस ये हल्का सा शिफ्ट हुआ है, ऐसे हल्का सा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में किसी ने भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है अपना। बोलो। यहां पर समझो आप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम पढ़ेंगे। इसमें एक सिंपल फंडा समझो आप कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यार तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव है कि नहीं है? और यहाँ पॉजिटिव है नहीं है? कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आया नहीं आया? तो अट्रैक्शन आने से लेंथ कम होगी या बढ़ेगी?
बोलो, अट्रैक्शन आएगा तो लेंथ क्या होगी, कम। अब ये कम ही तो हो रही है, माइनस कर रहे हैं ना इस वैल्यू को, तो -0.09 करा, ये साइंटिस्ट ने किया, ठीक है ना। एक यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻² पिकोमीटर। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये रेडियई पिकोमीटर में दे दी दोनों, तो क्या करोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 आ जाएगा, RA + RB -9। क्लियर, ओके ओके ओके, वो मीटर में होता है, 10⁻−10 मीटर होता है वो तो एंगस्ट्रॉन्ग में। क्लियर, तो ये आपके पास, आई होप आप कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट में पढ़ते हैं, आपके अमन भैया का आज सेशन है, ठीक है। एंजॉय द सेशन। पिकोमीटर, PM का मतलब क्या होता है बेटा, पिकोमीटर, ठीक है। बाय।